नमस्कार। यूक्रेन वॉर एक लंबे अरसे से चलती वॉर है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 3 दिन में रशिया जीत जाएगा और यूक्रेन की क्या हैसियत एक न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्री के सामने खड़ा हो जाए, इतनी बड़ी सेना के सामने खड़ा हो जाए, छोटा सा यूक्रेन। और 6 महीने के आसपास होने वाले हैं, 6 महीने से ज्यादा टाइम है। अभी तक जीता तो नहीं, रशिया जीता नहीं, कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं आई है रशिया के हाल में। ऐसी क्या सिचुएशन हुई, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से यही पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ कि रशिया क्या इस समय करंट पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो करंट पोजीशन क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इस समय करंट पोजीशन क्या है यूक्रेन वॉर की? देखिए रोहित साहब, अभी यदि आप मीडिया को उठाकर देखेंगे तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। रशिया का अपना वर्जन है। लेकिन यदि हम निष्पक्ष होकर चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें, और हमको एनालाइज ही करना होगा, क्योंकि आप किसी चीज को भी फैक्ट एकदम से नहीं स्वीकार कर सकते। क्योंकि जब वॉर होती है ना, तो सबसे पहले कोई चीज मरती है तो उसको कहते हैं कि सबसे पहले मौत होती है पुख्ता खबर की, और प्रोपेगेंडा काफी होता है। तो प्रोपेगेंडा अभी भी है। और लेकिन यदि हम निष्पक्ष एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि यूक्रेन जो है उसने कुछ टेरिटरी गेन की है। और मैं शब्द फिर बोल रहा हूँ, कुछ, बहुत ज्यादा नहीं की है जितना दिखाया जा रहा है। कुछ टेरिटरी गेन की है। कहीं ना कहीं रशिया जो है उसने कुछ लूज किया है। और आप बात करें कि 5 तारीख को, 5 सितंबर के सुबह सुबह कीव इंडिपेंडेंट जो वहां का न्यूज़पेपर है यूक्रेन का, उसने अपने वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट किया था। और उसने ट्वीट किया था कि रशियन मिलिट्री जो सदर्न यूक्रेन में है, उनकी जो 127th रेजिमेंट है, उसके कुछ सोल्जर्स ने रिवोल्ट एक तरह से किया, आदेश मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनको खाना पानी की दिक्कत थी, पुअर कंडीशंस थी, अच्छे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने आदेशों को लेने से इनकार कर दिया। अब डेफिनेटली ये बात रशिया स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे भी लगता है ऐसा कुछ हुआ है। ये बात क्यों हुई है? क्योंकि ये 5 तारीख को सूचना आती है, और आप 6 तारीख को एक न्यूज आती है कि जो खारसोन का एरिया है, खेरसोन बोलते हैं, खारसोन बोलते हैं, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो खारसोन का जो एरिया है वहां पर जनमत संग्रह करवाने वाला था रशिया, लेकिन रशिया ने उसको पोस्टपोन किया। अब आप समझिए दोनों चीजों के बीच में आप डॉट्स को ज्वाइन कीजिए। 5 तारीख को कीव इंडिपेंडेंट अखबार कहता है कि सदर्न यूक्रेन में रशिया की यूनिट्स ने लड़ने से इनकार कर दिया, आदेश मानने से इनकार कर दिया। 6 तारीख को सूचना आती है कि खारसोन के जो क्षेत्र है, वहां जो रेफरेंडम करवाना था रशिया को, उसको वो मुलतवी करते, उसको पोस्टपोन कर देते। मतलब कुछ तो हुआ है तभी पोस्टपोन किया गया, वरना रशिया एक बार रेफरेंडम की बात करने के बाद पीछे क्यों हटेगा उस चीज से? तो चीजें रशिया के हित में बहुत सारी तो नहीं आई हैं। फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक क्लेम और होता है, और वो क्लेम होता है कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से जो एम्यूनेशन और आर्टिलरी एम्यूनेशन ले रहा है। अब आप ये सोचिए कि रशिया दुनिया भर को वेपनरी एक्सपोर्ट करता है, और वो किससे ले रहा है? नॉर्थ कोरिया से ले रहा है। इससे पहले भी कुछ सूचनाएं आई थी कि रशिया ने ईरान से ड्रोन लिए हैं। अब ये जो खबरें हैं, ये कोई बहुत अच्छी नहीं रशिया के लिए। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, मतलब कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। और जहां तक नॉर्थ कोरिया से हथियार लेने की बात है, मेरा ऐसा एनालिसिस है कि ये हथियार नॉर्थ कोरिया का नहीं है। ये हथियार नॉर्थ कोरिया के नाम से लिया जा रहा है चाइना से। तो चाइना जो है रशिया को इक्विपमेंट और साथ में एम्यूनेशन सबको सप्लाई कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता भी कर रहा हो। और ईरान से तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ड्रोन लिए होंगे, क्योंकि ईरान के जो ड्रोन हैं, हमने ये भी देखा है कि हुती रेबल्स ने भी यूज किए हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ, फिर लेबनान से भी वो यूज होते हैं। तो ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आज के समय है। तो रशिया कहीं ना कहीं लूजिंग विकेट पर है। लेकिन क्या ये एंड ऑफ द गेम है, या ये बाजी पलट चुकी है? मुझे नहीं लगता।
और वो मुझे कल से नहीं लग रहा है। मेरा जो एनालिसिस कल से थोड़ा बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है कि एक इवेंट जो हुआ वो मुझे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि अटैक होता है, माना जाता है, दोनों अपनी अपनी तरफ से बोलते हैं हमने नहीं, इन्होंने स्थिति बनाई जिसकी वजह से झगड़े हुए और लोग मारे गए। आर्मेनिया और अजरबैजान कुछ समय पहले वो नगोर्नो काराबाह वाले क्षेत्र के लिए ये दोनों देश लड़े थे। अभी वापस जंग जैसे हालात हो गए हैं और दोनों तरफ से कैजुअलिटीज भी हुई हैं, और वेस्टर्न मुल्क खास तौर से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो सीधे सीधे पॉइंट कर रहे हैं अजरबैजान के ऊपर कि अजरबैजान ने ये किया है। अब मेरा एनालिसिस पे दूसरा जाता है। देखिए, अजरबैजान किसके सपोर्ट पर काम करता है या किसके सपोर्ट पर ताकत दिखाता है? वो है टर्की। टर्की को आप देखें तो टर्की कुछ भी करता रहे लेकिन फाइनली वो रहता है अमेरिका के पीछे। तो मुझे जो दिख रहा है कि अमेरिका ने एक और फ्रंट खुलवाने के लिए रशिया को, कि रशिया का दिमाग डाइवर्ट करें, उसकी फोर्सेस डाइवर्ट की जाए यूक्रेन से दूसरे फ्रंट पर, संभवतः अजर टर्की के माध्यम से अजरबैजान पर का हमला करवाया अर्मेनिया के ऊपर। क्योंकि ये भी मत भूलिए रोहित साहब कि अर्मेनिया जो है वो रशिया का ट्रीटी बाउंड अलाय है, सीएसटीओ जो है, जिसको आप कहते हो रशियन नाटो कह सकते हो। उसकी ट्रीटी ये कहती है कि हम में से किसी एक पर हमला मतलब सबके ऊपर हमला माना जाएगा। तो अर्मेनिया पर हमला टेक्निकली क्या है, वो रशिया पर भी हमला है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में रशिया को अर्मेनिया के हक में मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। और अभी आप देखिए कि बैठकों का दौर रशिया में चल रहा है सीएसटीओ का, कि इस समस्या को कैसे रोका जा सके और जंग होने से कैसे टाली जा सके। तो मुझे लगता है कि ये उकसावे में किसी डायरेक्शन पर अजरबैजान ने हमला किया है अर्मेनिया के ऊपर, ताकि रशियन फोर्सेस को यूक्रेन से और भी ज्यादा डाइवर्ट किया जा सके। और अभी सर्दियां आने वाली हैं, यूरो वैसे भी यूरोप की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि व्लादिमीर पुतिन न्यू ईयर का या क्रिसमस का गिफ्ट दे दे गैस बंद करके, और फिर इन्फ्लेशन जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा या हीटिंग की समस्या हो जाएगी। खास तौर से जर्मनी जो है वो बड़ा परेशान है इन चीजों को लेकर, क्योंकि जर्मनी की जो रशिया पर निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर मेरा एनालिसिस एक चीज कहता है कि ये जितने डेवलपमेंट दिखाए जा रहे हैं कि रशिया हार रहा है यूक्रेन जीत रहा है, तो संभवतः जर्मनी इस चीज को समझ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिया है एकदम से यूक्रेन को, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने की आ रही है। और उसका कारण शायद ये हो कि यूरोपियन यूनिटी जो दिख रही थी कि धीरे धीरे संभवतः ब्रेक हो जाएगी सर्दी से पहले, उसको रोका जा सके। तो हो सकता है कि एक वातावरण बनाया गया हो। हालांकि हम रशिया का वक्तव्य सुने तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने टैक्टिक्स चेंज की है वॉर की, और टैक्टिक इसलिए चेंज की है कि हम अब कंसंट्रेट कर रहे हैं लुहांस्क और डोनियस्क का जो क्षेत्र है। जंग होने के बिल्कुल पहले व्लादिमीर पुतिन ने जिसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स घोषित किया था, उनको लिबरेशन के लिए हम अपनी पूरी तवज्जो और अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं। और हमने जो एरिया खुद छोड़ा उसको यूक्रेन ने ऑक्यूपाई किया। अब इस बात में भी थोड़ा दम इसलिए दिखता है केवल क्योंकि ये जब से खबरें आना शुरू हुई हैं, केवल शुरू को 2-3 दिनों को छोड़ दें तो उसके बाद से यूक्रेन का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ। यदि रशियन फोर्सेस बिल्कुल ही वीक हो गई थी या मॉरल चला गया था, तो फिर ये एक हमको कंटिन्यूस साइकिल दिखनी थी कि अब यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, रशिया पीछे जा रहा है। लेकिन हम पिछले 4-5 दिनों से देखें तो वो स्थिति दिख नहीं रही कि नक्शे चेंज हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और इसमें बहुत सारे गेम है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। यदि रशिया अभी वीक दिखेगा तो जो बाइडेन को ज्यादा उससे फायदा मिल सकता है डोमेस्टिक इलेक्शन में, ये भी एक कारण हो सकता है। यूरोपियन यूनिटी टूट नहीं जाए कहीं सर्दियों से पहले, उसको जोड़े रखने के लिए। लेकिन मुझे अभी भी जर्मनी आश्वस्त नहीं दिखता, क्योंकि जर्मनी से जो जिन टैंक्स की दरकार लगातार लंबे समय से यूक्रेन कर रहा है,
वो टैंक्स नहीं मिल रहे हैं उसको, और अभी तक जर्मनी देने को तैयार नहीं हुआ है। यदि रशिया सच में लूज करता होता तो जर्मनी से टैंक आते। अब मैं इसमें आपको ये कहता हूं कि यदि इस चीज को आगे समझना हो तो हम इस चीज को देखें कि जर्मनी क्या मूव लेता है। यदि रशिया बहुत वीकर विकेट पर है तो जर्मनी टैंक सप्लाई करना शुरू कर देगा यूक्रेन को। दूसरी चीज, हमको फिर कंटिन्यू एक जैसे खबर मिलेगी कि यूक्रेन एडवांस कर रहा है, एडवांस कर रहा है, एडवांस कर रहा है। ये मत भूलिए रोहित साहब की शुरुआत में भी रशिया ने गेन किया था, उसके बाद जो समाचार आना शुरू हुए थे कि रशियन 600 टैंक्स खत्म हो चुके हैं और यूक्रेन की तरफ से बहुत प्रचंड रूप से उनको शिकस्त दी जा रही है, लेकिन फिर वो खबरें धीरे धीरे आना कम हो गई। तो संभवतः उस समय भी ये हुआ होगा कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत बड़ी तादाद में एकदम से गया था, और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आर्म्स एंड एम्यूनिशन गया है यूक्रेन को इस समय, और जिसकी वजह से ये सब चीजें दिख रही हैं। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट ये कहूंगा आपके दर्शकों को भी कि जर्मनी क्या हरकत करता है उस हरकत पे नजर रखें। यदि रशिया बहुत वीक होगा तो फिर जर्मनी बढ़ चढ़ के हथियार देगा। राइट राइट। अच्छा, एक चीज के क्या रशिया ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया? नहीं, देखिए रशिया ने बिल्कुल सही एस्टिमेट किया, लेकिन संभवतः रशिया ये नहीं एस्टिमेट कर पा रहा था कि वेस्ट इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन को समर्थन देगा। और संभवतः रशिया ने ये भी नहीं सोचा था कि वेस्टर्न खेमे में अमेरिका की लीडरशिप में, जो बाइडेन की लीडरशिप में इस प्रकार की यूनिटी आएगी। आप ये क्यों सोचते हैं रोहित साहब कि रशिया जो है वो यूक्रेन से लड़ रहा है? बिल्कुल नहीं लड़ रहा यूक्रेन से। रशिया लड़ रहा है नेटो से, रशिया लड़ रहा है यूएस से, रशिया लड़ रहा है वेस्ट से। क्योंकि लड़ने वाले चाहे यूक्रेनियन है, लेकिन पूरा के पूरी फंडिंग और पूरा के पूरा हथियार और पूरे के पूरी एक्सपर्टीज और पूरा के पूरा इंटेलिजेंस संभवतः वेस्ट का है। हथियार तो डेफिनेटली वेस्ट का ही है। तो रशिया का एनालिसिस हो सकता है इस चीज में गलत हो कि कितना ज्यादा समर्थन देगा वेस्ट। अन्यथा आप ये सोचिए ना कि रशिया और यूक्रेन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये जंग तो हो रही है रशिया वर्सेस वेस्ट। राइट। अच्छा, रशिया की जो जो सुपर पावर वल्नरेबिलिटी हमें अभी दिखी, यानी कि सुपर पावर कितना वल्नरेबल है कि वो एक यूक्रेन जैसी पावर से नहीं जीत पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि रशिया इस वॉर को हार रहा है या हार की ओर बढ़ रहा है, या फेस सेविंग के लिए वॉर को सिर्फ चला रहा है कि हम जीत नहीं पाए? रोहित भाई, इस वॉर को कोई नहीं हारेगा। ना इस वॉर को रशिया हार सकता है, ना इसको यूएस हार सकता है। क्योंकि यदि रशिया हारा तो रशिया की जो भी ताकत है, जो भी उसकी इंटरनेशनल इमेज है, वो चकनाचूर हो जाएगी और फिर रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि फिर रशिया के संसाधनों के भी टुकड़े होंगे, उसके लैंडमार्क के भी टुकड़े होंगे, और पॉलिटिकली भी रशिया की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स हारता है तो यूएस की जो वेस्ट में हेजेमनी है उसको बहुत बड़ा एक धक्का लग जाएगा। क्योंकि वैसे भी अभी यूएस की हेजेमनी जो है बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो जब अच्छी नहीं चल रही है तो दोनों ही जो मुल्क हैं वो हारने को तैयार नहीं है। अल्टो गतवा इसमें जो पिस रहा है वो आम यूक्रेनी नागरिक पिस रहा है, वही पिसेगा भी। लेकिन आप ये मत भूलिए रोहित भाई कि एक थ्योरी होती है जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस में, जिसको माना जाता है लिमिट टू पावर। और लिमिट टू पावर होती है। आप ये देखिए कि अफगान वॉर जब सोवियत संघ के साथ हुई थी तो अफगानिस्तान की कोई कुवत नहीं थी यूएसएसआर के सामने। लेकिन क्या हुआ कि यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा, हथियार दिए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ट्रेनिंग दी गई सीआईए के द्वारा, और फाइनली डिफीट हुआ यूएसएसआर। उसी प्रकार से आप वियतनाम को देख लीजिए। वियतनाम का कोई कंपैरिजन नहीं था कि यूएस और फ्रांस जैसी माइटी पावर्स जो कि P5 के मेंबर्स हैं उनको हरा दे, लेकिन देयर इज लिमिट टू पावर। फिर वियतनाम के एक जंग को सब भूल जाते हैं।
1968 ही था शायद, जब चाइना ने हमला कर दिया था वियतनाम पर। वो चाइना को इतना नुकसान हुआ था उस जंग में, अभी भी दोनों तरफ से एस्टिमेट्स अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन चाइना को विड्रॉ करना पड़ा था। फिर आप देखिए कि इराक वॉर में आज भी पूरी तरह से चीजों को जिस प्रकार से अमेरिका चाहता था नहीं हो पाया। अफगान वॉर में अमेरिका को अंततोगत्वा डिफीट हुई यूएस अफगान वॉर में। तो देयर इज लिमिट टू पावर। आप ये सोचें कि कोई भी देश पावरफुल बहुत है तो वो सब कुछ कर लेगा, नहीं कर सकता। ओके। और ये कहानी कि रशिया एक 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 ऐसी वॉर में घुस गया जो उसके लिए लड़नी मुश्किल हो रही है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। ये ऐसी एनालिसिस छप रही है वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में कि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, अब लड़ना मुश्किल हो रहा है, पैसे की कमी दिख रही है। कहीं पैसे की कमी की वजह से तो रशिया कहीं ऐसा ना हो कि इस वॉर से विड्रॉ करे और कहीं सीज फायर की बहाना ढूंढ रहा हो, क्योंकि ऑन एंड ऑन ये वॉर लड़ना तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है। अब पहली चीज पैसे की कमी, दूसरी चीज मैन पावर की कमी भी एक टाइम पे आएगी। नहीं, मैन पावर की कमी तो रशिया को वैसे भी है। यदि आप डेमोग्राफी देखें रशिया की, तो रशिया की डेमोग्राफी डिक्लाइन हो रही है। तभी तो आप देखिए कि लड़ने वाले कौन है वहां पर। सबसे ज्यादा चेचन फाइटर्स रहे हैं, फिर सीरिया के भी फाइटर्स को उन्होंने यूज किया है, रशियंस भी हैं। तो डेमोग्राफी उसको अलाउ नहीं करती है उस चीज को। रशिया की पॉपुलेशन की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, एजिंग पॉपुलेशन है, बच्चों की संख्या कम है जो नए पैदावार आती है। तो ऐसी स्थिति में रशिया के लिए प्रॉब्लम है। रशिया भी डेफिनेटली चाह रहा होगा कि इस वॉर से निकले। और बीच में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का एक बयान आया था, शायद यूएन के हवाले से, जहां तक मुझे लगता है उन्होंने दिया था, कि हमने कभी बात करने से इनकार नहीं किया। इससे पहले वो क्या बात आती थी कि आप डीनाजिफिकेशन करो और ये करो वो करो, सब चीजें आई थी। लेकिन अभी जो ये बयान आया, कहीं ना कहीं सॉफ्टर स्टैंड है, तो संभवतः रशिया भी निकलना चाहता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या यूएसए उसको निकलने देगा इस वॉर से? यूएस डेफिनेटली चाहेगा कि उसके लिए कि रशिया के लिए अफगानिस्तान बना दे या वियतनाम बना दिया जाए और रशिया उसी में फंस के बैठ जाए। तो डेफिनेटली यूएस नहीं चाहेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस जंग का मुझे अंत इतनी आसानी से नजर नहीं आता, क्योंकि रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता हारना, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता हारना। राइट राइट राइट। थैंक्स अ लॉट गुरमेश साहब, आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक और टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। और आप थोड़ा मसरूफ भी रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट, और इतने बिजी शेड्यूल में उम्मीद है कि आप हमारे लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालेंगे। एक और टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।